नमस्कार। तो फिर से आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। तो पिछले वीडियो सीरीज में हम आपको ज्योग्राफी में दिखा दिए हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के सभी प्रश्नों को देख लिए हैं, जनसंख्या भी हद तक देख लिए हैं और अब हम लोग आते हैं मानव विकास के ऊपर में। तो मानव विकास के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो लेक्चर्स में प्राथमिक क्रिया को भी देख लेंगे। तो एक एक कड़ी में आप हमारे बनते रहेंगे। जिन बच्चों को 2023 बोर्ड में अच्छे अंक लाना है तो वो 12वां ज्योग्राफी में जितना भी सिलेबस है सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेंगे। तो चलिए, मानव भूगोल में अगर पहले प्रश्न की बात करें तो आपको सामने दिख पा रहा होगा पहला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। सबसे पहले मानव भूगोल की जो मानव विकास की जो अवधारणा है कौन विद्वान देते हैं। ऑप्शन 1 है अमर्त्य सेन, दूसरा है डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा है एलन सी सेम्पल यानी वही कुमारी सेम्पल और चौथा है रेडजेल यानी वही फ्रेडरिक रेडजेल की बात हो रही है। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे बी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर महबूब उल हक ये पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री है जिनका सपोर्ट जो है वो यूएनओ में अदालत किए थे इनकी बातों को लेकर करके, और वो है भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन, याद रखेंगे। चलिए, तो यहां पे सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सेकंड नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो सेकंड नंबर प्रश्न है कि केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो केरल में साक्षरता 10% जानकारी के लिए आपको यहाँ पर लिख दी है, टाइप करवा दी है कि 2011 के अनुसार केरल की जो साक्षरता है सर वो 93.91%, जबकि मिजोरम की अगर बात कर ले तो यहाँ पे है 91.58%। अब ध्यान सुनेंगे, केरल में साक्षरता दर कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 92 आपका क्या हो जाएंगे, तो 92.92% सही हो जाएंगे। चूंकि यहाँ पे 93 है लेकिन 93 कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे दूसरा क्या होगी आपका बी। तीसरे नंबर अगर प्रश्न की बात कर ले तो है कि केरल राज्य में मानव सूचकांक है। केरल राज्य का मानव सूचकांक क्या है, 0.532, 0.533, 0.638, 0.523। चूंकि अगर मानव विकास सूचकांक की बात कर ले तो ये 0 से लेकर करके और मैक्सिमम 1 तक जो है यही जो है आपका सूचकांक में शामिल किया जाता है, इतना से ज्यादा नहीं होता है। तो केरल आपको बताना है केरल में मानव विकास सूचकांक कितना है, तो फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा आपका, ये याद रखेंगे 0.638। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले, सब डेटाबेस क्वेश्चंस है और दिमाग में आपको रखना बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि लोगों के परिवर्तन की क्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। लोगों के परिवर्तन की क्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। मानव विकास कहलाएगा, या राजनीतिक विकास कहलाएगा, सांस्कृतिक विकास या आर्थिक विकास। जल्दी से बताएंगे फटाफट, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे लोगों में जन कल्याण होगा तो ये हो जाएगा आपका मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 4 का ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगले 5वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न है 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान बताना है। 2001 ईस्वी में ही मानव विकास सूचकांक में विश्व में भारत का केमा स्थान है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 116वां, 115वां, 120वां और 112वां। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो है 115वां। ठीक है, अब हम लोग और पीछे चले गए हैं। ठीक है, आगे अगर बात कर लें तो यह है 6ठा नंबर प्रश्न है आपका, 1999 से 2000 में कितने लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे ये आपको बताना है। कि 1999 और 2000 के आसपास में भारत में कितने जो लोग हैं वो गरीबी रेखा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जो पढ़ते हैं आप उसमें नीचे रह रहे थे। तो यहाँ 6 का जो ऑप्शन अगर बात कर ले तो 6 का ए ऑप्शन सही है यानी 26%। ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली 6 का ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले अगर प्रश्न की बात कर ले तो 7वें नंबर प्रश्न जो है वो है आपका, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है। ऑप्शन 1 है आपका गणना द्वारा, दूसरा है मानव सूचकांक द्वारा, तीसरा है जनसंख्या का गणना द्वारा, चौथा है शिक्षा स्तर द्वारा। फटाफट से बताएंगे किसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे जो याद रखेंगे 7 का जो प्रश्न हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव सूचकांक द्वारा। 7 के बी सही हो जाएगा मानव सूचकांक के द्वारा, ये याद रखेंगे। इसी से पता चलता है कि किस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा है। चलिए अब ध्यान सुनेंगे
8वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि है। चलिए हम लोग अभी देखें कि 2001 की बातें थी, उसमें हम लोग देखें कि मानव विकास सूचकांक में हम लोग 15वां स्थान 115वां स्थान पे थे, और अब बात आ रहा है कि 2005 में स्थिति क्या है, 2005 के मुताबिक बताना है भारत की स्थिति। तो फटाफट से सोचिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 126वां होगा, 127 होगा, 128 होगा या 129 होगा, फटाफट से जवाब देंगे। तो हाँ बिल्कुल सही जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, 127। याद रखेंगे 2005 में अगर बात कर ले तो भारत का जो स्थान था ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में वो हो गया आपका कितना, तो 127। चलिए 9वें प्रश्न की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, भारत से उच्च नहीं है। ऑप्शन 1 श्रीलंका, दूसरा है ट्रिनिडाड, तीसरा है आपका टोबैगो, चौथा है म्यांमार। फटाफट से बताएंगे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ 9वां के याद रखेंगे ये ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीलंका। याद रखेंगे 9वां के ये ऑप्शन श्रीलंका है। ये सब पुराना ही डेटा है, डेटा ये सब आगे पीछे होते रहता है, लेकिन अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए प्रश्न वही पूछेगा आपसे। चलिए अगले 10वें नंबर प्रश्न की बात कर ले और निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। कौन एक ऐसा देश है जो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 नॉर्वे, ये तो नंबर 1 पर रहता है। चलिए बी है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है आपका कनाडा। चलिए जल्दी से बताना है। यहाँ पे 10वां के याद रखेंगे भारत हो जाएगा। बाकी सब मानव विकास में अगर बात कर ले तो ये सब उच्च मानव विकास सूचकांक है। हम लोग उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्य मानव विकास सूचकांक, निम्न मानव विकास सूचकांक, तो इसमें भारत जो है वो एकदम उच्च में नहीं है। नॉर्वे उच्च में है, ऑस्ट्रेलिया उच्च में है, कनाडा उच्च में है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी भारत हो जाएगा, यानी 10वां के बी ऑप्शन भारत सही है। 11 नंबर प्रश्न की बात कर लें तो 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से देश उच्च मानव विकास वाला है। अब आपको चुनना है कि उच्च मानव विकास वाला है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे, चीन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 11 के सी हो जाएगा, नॉर्वे। याद रखेंगे 11 के सी क्या हो जाएगा, तो नॉर्वे हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 12 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है। अब बताना है आधार स्तंभ नहीं है। ऑप्शन 1 है समानता, ऑप्शन 2 है सतता, ऑप्शन 3 है उत्पादकता, ऑप्शन 4 है जनसंख्या। तो फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले सर तो ये आपका हो जाएगा मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है। तो ये आपका समानता होगा, सतता होगा, आपका उत्पादकता होगा। तो डी जनसंख्या नहीं है। जरूरी है कि जनसंख्या कम या ज्यादा से मानव विकास सूचकांक होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले, प्रश्न पे ही रहेंगे हम लोग। 2005 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा है, ये आपको बताना है कि 2005 में जब रिपोर्ट आई थी तो मानव विकास सूचकांक में अगर बात कर ले तो विश्व में ऊंचे स्तर वाले देशों की संख्या लगभग कितनी थी। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि जिसका 0.8 से अगर मान लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 0.8 से अधिक हो उसको उच्च स्तर में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे उच्च स्तर में शामिल होने वाले देशों की कुल संख्या कितनी थी, 32 थी, 88 थी, ये 57 है, ये 10 है। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन यानी 57 सही हो जाएगा। 13 के सी ऑप्शन क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एंट्री लेते हैं प्राथमिक क्रिया में। प्राथमिक क्रिया के भी तमाम तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्राथमिक क्रिया से भी काफी सारे प्रश्न जो है सर वो आते हैं। चलिए अब हम लोग देखें तो प्राथमिक क्रिया में पहला प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आने वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ये आपको बताना है रोपण फसल नहीं है। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो आप सब जानते हैं रोपण कृषि की बात कर ले, कॉफी रोपण है। रोपण मतलब एक बार खेत में लगाएंगे और कई वर्षों तक उसका हम लाभ की प्राप्ति करते हैं। तो गन्ना भी हो जाएगा, एक बार ही लगाना पड़ता है। गेहूं की बात कर लेंगे तो ये आपका नहीं है, एक बार लगा के काट लेंगे खत्म हो जाएगा। रबड़ भी आपका रोपण है, जो यहाँ पे पूछ रहा था नहीं है, तो नहीं के हिसाब से याद रखेंगे गेहूं जो है सर वो नहीं हो जाएगा। तो एक सी ऑप्शन क्या है, तो सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। ये सब एकदम सुपर हिट प्रश्न है। अब तक जितने प्रश्न देखे उन सभी प्रश्नों में से यही सब प्रश्न है जो बदलते भी नहीं है और हमेशा आते हैं। चलिए फूलों की कृषि क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग कृषि, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन कृषि। फटाफट से बताएंगे फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्पोत्पादन कहलाता है। याद रखेंगे क्या कहलाता है, तो पुष्पोत्पादन कहलाता है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले
प्राथमिक क्रिया में यह है कि किन देशों में से निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण जो है वो किया गया है? रूस में, डेनमार्क में, भारत में या फिर नीदरलैंड में? फटाफट से बताएंगे कहां पे किया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कर करके बताना है कि सहकारी कृषि जो है वो कहां पर सफल कराई गई है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, आपको इस पे विचार करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट, थोड़ा नंबरिंग समझ में आए, वो कटा हुआ है, यानी 4 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का एक विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया? कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि? फटाफट से बताएंगे। यहाँ सही जो जवाब होगा वो रोपण कृषि हो जाएगा। ये सब जो है यूरोपीय देशों के द्वारा जो औपनिवेशिक समूह थे, जिसे जहाँ जहाँ वो लोग गुलाम बनाते थे वहाँ इस तरह के फसलों का उत्पादन कराते थे, जिसमें चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, रोपण फसल। तो चौथा के आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार अगर फलों की कृषि की अगर बात किया जाए तो कहाँ पे होगा भैया? बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या सहकारी कृषि? फटफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि सही हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 5वां के बी ऑप्शन सही है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? आप सब जानते हैं बहुत हल्का है, 10वां में पढ़ना था। 70 से 90, 45 से 70, 90 से अधिक या फिर 40%? फटाफट से बताएंगे वो लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो कार्बन की जो मात्रा होती है सर वो लिग्नाइट, लेकिन लिग्नाइट और एक लिग्नाइट के नीचे में कौन आता है? तो पीट आता है। पीट तो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा देखें तो लगभग 30 से 40% से कम होता है। और सबसे ज्यादा याद रखेंगे 90% से अधिक, तो ये तो आपका हो गया एंथ्रासाइट और इससे नीचे होगी आपका बिटुमिनस, 70 से 90 बिटुमिनस। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 45 से 70, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 का याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 7 प्रश्न में। प्राथमिक क्रिया में एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अभी हम लोग देख लिए कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितना परसेंट होता है? तो 90% से अधिक, यानी 7 का ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? तो सही हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 8वें नंबर प्रश्न है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है या भारत है? फटाफट से बताएंगे, पुराना डेटा है, अब ध्यान से सुनेंगे। तेल उत्पादक का सबसे बड़ा देश का नाम बताना है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सऊदी अरब, यानी 8वां के सी ऑप्शन सही है। 8वां के सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे तो विश्व के सबसे बड़े लौह भंडार कहाँ है ये बताना है आपको। विश्व के सबसे बड़े लौह भंडार अमेरिका में है, रूस में है, घाना में है या फिर कनाडा में है? तो यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो ये याद रखेंगे रूस में, बी ऑप्शन सही है। ये ध्यान सुनेंगे, बी ऑप्शन आपका रूस सही है। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 10वां नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है ये बताना है। तो एकदम इजी है, व्यापार, उद्योग, कृषि या फिर सभी? फटाफट से बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का 10वें नंबर प्रश्न है और 10वें नंबर प्रश्न का आपका सी ऑप्शन सही है, कृषि। व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है, उद्योग आपका द्वितीय क्रियाकलाप है और सभी तो होगा ही नहीं जब 2 को हट गया तो यहाँ पे सही ऑप्शन कृषि हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है मानव का प्राचीनतम क्रियाकलाप क्या है? वही कार्यकलाप लिखा गया है, क्रियाकलाप समझिएगा। मानव का सबसे पुराना क्रियाकलाप क्या है? क्या पशु पालते थे, क्या खनन करते थे या फिर अखेट एवं संग्रह जो है या फिर बुनाई? तो जल्दी से बताना है वो क्या करते थे। तो 11 नंबर प्रश्न के आपका याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है, अखेट एवं संग्रह। जानवरों उनवरों का तस्करी करना, जीव जंतुओं का शिकार करना, भोजन इकट्ठा संग्रह करना, ये सब पुरानी जो है वो मानव की क्रियाकलाप रही थी। बाद में लोग पशुपालन वगैरह ये सब खनन करेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आपका सही है। 12 है आपका चलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र है? चलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? फटाफट से बताएंगे। 12 नंबर प्रश्न की गौर से देखेंगे, यहाँ पे 7 स्पष्ट क्षेत्र है, इसको हम लोग देख लिए थे ऑफलाइन में। चलिए अगले ये ध्यान रखेंगे 12 के सी ऑप्शन सही है, 12 के सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र हैं? चीनी उद्योग के केंद्र है मुंबई, बंगलोर, कोयम्बटूर, राउरकेला? ये बताना है फटाफट से कौन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग के केंद्र है? यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा कोयम्बटूर, याद रखेंगे कोयम्बटूर। तो 13 के सी ऑप्शन क्या है सर? वो सही है। चलिए
14 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। फटाफट से बताएंगे चीनी उत्पादक का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखेंगे बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए याद रहेगा आपको। अगले 15 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो है आपका कि गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये यूक्रेन में। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित कहाँ है? ये फट से ना बताना है आपको कि ये कहाँ है। गहन निर्वाह का मतलब आप समझते हो कि जहाँ पे जनसंख्या के अत्यधिक दबाव कृषि पर हो जाए, तो जिस कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव हो जाए तो वही याद रखेंगे उसी कृषि को कहते हैं गहन कृषि। मतलब कनाडा में ज्यादा आबादी है, चीन में ज्यादा आबादी है, संयुक्त राज्य में ज्यादा है, यूक्रेन में ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा चारों में से क्या ही है? तो चाइना में है। तो चाइना में कौन कृषि होगा? गहन कृषि होगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पे 15 का याद रखेंगे बी ऑप्शन चीन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 16 प्रश्न के। जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख करके खत्म कर लेंगे। तो फटाफट एकदम वीडियो सीरीज में बने रहेंगे। और अभी तक एकदम लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक पहले कर दीजिएगा, ताकि उसे मनोबल बढ़ता है तो हम अगले दिन आपके लिए हिस्ट्री का भी वीडियो सीरीज बना करके लेके आएंगे। चलिए अब हम लोग आगे अगर देखें तो यहाँ पे है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो 16 नंबर प्रश्न आपको फटाफट से बताना है। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ली तो ये आपका ए ऑप्शन सर सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कह रहा है। तो देखिए आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक सबके सब लाभ के लिए होता है, तो सब प्राथमिक क्रिया है, सॉरी सब आर्थिक क्रिया है। लेकिन इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक क्रिया है प्रमुख, वो है आपका प्राथमिक क्रिया। तो 16 का ये ऑप्शन सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 17 नंबर प्रश्न है, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस है, अमेरिका है, जापान है, मलेशिया है। तो जल्दी से बताएंगे कौन ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो 17 के यहाँ पे याद रखेंगे डी ऑप्शन सही है, मलेशिया। 17 के डी ऑप्शन सही है, मलेशिया। चलिए ये हो गया 17 प्रश्न आपका। 18 नंबर प्रश्न है आपका कि देश की सफल आय में कृषि का योगदान कितना है? देश की सफल आय में, इनकम में कहीं ना कहीं कृषि का योगदान आपको बताना है। 10%, 15%, 25%, ये 50%। अब तो धीरे धीरे आपका कृषि का योगदान घट रहा है नेशनल इनकमों में। आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये याद रखेंगे पुराना डेटा 25%। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 18 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला है 19 नंबर प्रश्न, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत किसको शामिल किया जा सकता है? फलों का उत्पादन का, फसलों का उत्पादन का, पशुपालन का, मछली उद्योग, मत्स्य उद्योग, ये इनमें से सभी आपको बताना है कृषि के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। फटाफट बताएंगे कि कौन हो जाएगा आपका। तो ये याद रखेंगे, कई लोग को लग रहा है कि फसलों का उत्पादन, तो बिल्कुल गलत है आप। कृषि के अंतर्गत फसल का उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 19 का आपका डी ऑप्शन सही है। 20 नंबर प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जगह चुनना है, पर्वतीय एरिया, उच्च पठार मैदान, या वर्ष भर वर्षा के क्षेत्र, ये आपको चूज करिए जल्दी से। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो मैदान हो, खास करके नदी के द्वारा बिछाई गई अगर प्लेन एरिया हो, प्लेन एरिया के साथ साथ अगर उपजाऊ मिट्टी हो, एकदम उपजाऊ में खास करके जलोढ़ हो, तो वहां पे अत्यधिक जनसंख्या का वो गहन कृषि भी वहां हो सकता है। ऐसे भी गंगा के घाटियों में खास करके गंगा के सहायक नदियों के द्वारा जो प्लेन एरिया का निर्माण हुआ है, तो गंगा के मैदानों में विश्व में सबसे ज्यादा सघनतम आबादी पाई जाती है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन जो है सर वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर जो आपका प्रश्न है वो है, भारत विभाजन में किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ में जाता रहा है? भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा है? कौन सा हमारे भाई फसल जो है विभाजन के परिणाम स्वरूप चला गया, इसको बताना है। तो ऑप्शन 1 है आपका धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है कपास, चौथा है जूट। फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात कर ले
21 में तो देखिए हमारे यहाँ पहले कपास की फसल जो है वो काफी अच्छा खासा होता था, लेकिन बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ से कपास वाला जो इलाका है वो बांग्लादेश के क्षेत्र में चले गए। तो ये आपका याद रखेंगे, कपास सही होगा, 21 का सी ऑप्शन सही है, 21 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 1947 में, 1950 से 51 में, 1967 से 68 में, या फिर 1997 से 98 में। तो 22 नंबर अगर प्रश्नों को अगर हम देखें तो ये 22 नंबर प्रश्न है आपका सी ऑप्शन सही होगा, 1967 से 68, 65-66 के बाद से आ जाएगा 1900, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न के ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए सी ऑप्शन सही है, तो 22 के सी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे औद्योगिक फसल नहीं माना जाता है? और ऑप्शन 1 है कपास, जूट, गेहूं, ये चाय। फटाफट से बताएंगे। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहूं। गेहूं जो है औद्योगिक फसल नहीं माना जाता है, ठीक है, ये खाद्यान्न फसल है। कपास उद्योग धंधा के लिए रॉ मटेरियल है। जूट की बात कर ले, ये भी रॉ मटेरियल है। ये चाय की बात कर ले तो, लेकिन ये याद रखेंगे गेहूं नहीं है। तो 23 के सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जल्द ही हम लोग खत्म करने वाले हैं और फिर आ जाएंगे द्वितीय क्रियाकलाप में। तो एकदम बने रहे, सभी टॉपिक्स को आज खत्म कर लेना है। तो हम लोग अब एग्जाम के लिए एकदम अगले दिन जब जाएंगे तो एकदम फुल एकदम पूरा तैयारी में रहेंगे। 24 नंबर प्रश्न है आपका कि जूट का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र कहाँ मिलता है? कावेरी डेल्टा में, कृष्णा डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यही जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आप भारत के भी मैप देखेंगे तो ये जो आप इलाका है, इधर से गंगा नदी आती है और गंगा का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, किसका निर्माण करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का द्वारा सुंदरबन डेल्टा होता है, तो ऊपर वाला भाग पश्चिम बंगाल, नीचे वाला पूरा बांग्लादेश, और यही जूट पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन जो होता है वो यही पाए जाते हैं, यही दोनों क्षेत्र में, जिसमें पहले स्थान पे आपका और दूसरे स्थान आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बांग्लादेश और भारत का ही स्थान जो है विश्व में जूट उत्पादन में अग्रणी के रूप में सामने देखा जाता है। तो 25 नंबर प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यह है कि चाय की खेती के लिए कितने उच्च दैनिक तापमान की आवश्यकता होती है? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 से 25 डिग्री या 15 से 20 डिग्री। तो चाय की फसल के लिए आपको बताना है एवरेज औसत तापमान प्रतिदिन का। फटाफट से बताएंगे। तो 25 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 से लेके सर जी 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये सब टेम्परेचर है, औसत चलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग अभी देखें प्राथमिक क्रिया को, अभी द्वितीय क्रिया का पार्ट जस्ट हम लेकर के आ रहे हैं। तो एकदम आप वीडियो में बने रहेंगे और जाइए हमारे प्लेलिस्ट में अभी तुरंत, और बाकी के वीडियो सीरीज को एकदम देख कर करके और खत्म कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।